वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पोएम स्कूल बॉय। ये क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश की एक पोएम है स्कूल बॉय। दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम ब्लैक। Some lines are given. The school boy in the poem is not a happy child. ये पोएम लिखी गई है स्कूल बॉय, यानी कि पहले के टाइम में जब पढ़ाई होती थी तो वो एकदम स्ट्रिक्टली होती थी। इसमें ना किसी तरह का कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता था, ना ही किसी तरह की कोई एक्टिविटी होती थी। ये ट्रेडिशनल वे पे लिखी गई पोएम है, जहाँ की स्टूडेंट जब से क्लासरूम के अंदर होता है वो स्ट्रिक्टली उसे टीचर के अंडर में बैठना पड़ता है। स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। नॉट अ हैप्पी चाइल्ड यानी दैट बॉय always rise early in the morning, but he does not want to go to school. He wants to enjoy the nature beauty, wants to hear the voice of the skylark and the huntsman horn, and also enjoy the pleasant morning. Schoolboy in the poem is not a happy child. What makes him unhappy? क्या रीजन था जो उसे अनहैप्पी बनाता है? अनहैप्पी यानी सैडनेस बनाता है। ऑल टाइम वो एकदम शांत बैठा हुआ होता है। व्हाट डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड? वो अपने आप को कंपेयर क्यों करता है? बर्ड से क्यों करता है कंपेयर? बर्ड से करता है नहीं, जैसे कि बर्ड का नेचर होता है कि वो पूरा कंप्लीटली फ्रीली फ्लाइंग इन द स्काई, एकदम स्वतंत्र वो आकाश में उड़ती रहती है। इसी तरह से वो अपने आप की कंपैरिजन बर्ड से करता है। दैट लिव इन अ केज, जो केज में रहती है यानी पिंजड़े में रहती है। आर प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और वो प्लांट जो फ्लावरिंग से पहले ही वो बिखर जाते हैं यानी टूट जाते हैं, यानी एक प्रॉपर स्टेज में आने से पहले ही वो डैमेज हो जाते हैं। लाइन्स ऑफ द पोएम। आई लव टू राइज इन समर मॉर्न। इसमें विलियम ब्लैक ने लिखा है, ये सिंबॉलिक पोएम है, उन्होंने आई वर्ड अपने लिए यूज किया है कि आई लव टू राइज इन समर मॉर्न। बॉय के फॉर्म में उन्होंने सिंबॉलिक लेके लिखा है कि आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, यानी उन्हें उसे ये बॉय कहता है कि आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, मैं सुबह समर मॉर्निंग में उठना पसंद करता हूँ। व्हेन द वर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री, और ईच एंड एवरी ट्री वर्ड्स आर क्रिएटिंग चर्पिंग साउंड, यानी words are singing in each and every tree in pleasant morning. The distant huntsman winds his horn, and at that time दूर से आवाज आती है। huntsman यानी जो शिकारी होते हैं उनकी आवाज आती है, यानी वो शिकार करने के लिए जाते हैं। तो पहले की एक कुछ सेरेमनी होती थी कि वो बिगुल बजाते हैं, यानी वो शिकार करने से पहले वो अपना एक बिगुल बजा करके वो स्टार्ट करते हैं। तो हंट्समैन बिंड्स हिज हॉर्न, यानी अपना हॉर्न बजाते हैं। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, एंड द नेम ऑफ अ वर्ड है स्काईलार्क। स्काईलार्क नाम की एक वर्ड थी जो उसके साथ गाती है। व्हाट अ स्वीट कंपनी, यानी कितनी अच्छी कंपनी है। तो ये बॉय का मानना है कि कितनी गुड कंपनी है, कितना अच्छा ये कोऑर्डिनेशन है कि स्काईलार्क बर्ड भी गा रही है और वहाँ पे हंट्समैन की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, चर्पिंग साउंड वर्ड्स का सुनाई दे रहा है जिसे कि सिंगिंग कहा गया है। और समर प्लीजेंट मॉर्निंग है, तो ये सारा कुछ उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो चाइल्ड है वो सुबह उठना तो चाहता है लेकिन वो स्कूल आना पसंद नहीं करता, वो ये सारी चीज़ें को एंजॉय करना चाहता है। सेकेंड स्टेंजा। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न it drives all joy away. But to go to school in a summer morning, समर मॉर्निंग में वो स्कूल जाना चाहता है, जाना नहीं चाहता है, बिकॉज इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, यानी यदि वो जाता है तो उसका सारा इंजॉयमेंट छिन जाता है। इट ड्राइव्स ऑल जॉय यानी उसका जितना भी हैप्पीनेस है वो सब खत्म हो जाता है। अंडर अ क्रूएल आई आउट वॉन द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। अंडर अ क्रूएल आई आउट वॉम, यहाँ पे क्रूएल आई आउट वॉम टीचर के लिए कहा गया है कि उन्हें टीचर के अंडर कंट्रोल में उस चाइल्ड को बैठना पड़ता है पूरे टाइम तक, यानी पूरे फर्स्ट टू लास्ट पीरियड ही हैज टू स्टे अंडर कंट्रोल ऑफ द टीचर, एकदम साइलेंटली, एकदम पे अटेंशन, यानी एकदम स्ट्रेटली, इधर उधर घूमे बिना, उसे पूरी तरह से
अटेंटिव होकर के क्लास में बैठना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे क्रूएल आई टीचर के लिए कहा गया है कि वो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, एकदम लाइक अ हिटलर। द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे, और उस लिटिल वंस को यानी उस चाइल्ड को पूरा दिन स्पेंड करना पड़ता है इन साइंग एंड डिस्मे, यानी एकदम हेजिटेशन के साथ, साइंग नेचर के साथ, एंड डिस्मे यानी ग्लूमी यानी सैडनेस के साथ, यानी उसे सैडनेस के साथ होल डे, चाइल्ड हैज टू स्पेंड द होल डे विद द सैडनेस, सैडनेस के साथ उसे पूरा दिन स्पेंड करना पड़ता है। बिल्कुल भी वो उठ नहीं पाता अपनी सीट से, इधर उधर जा नहीं पाता, एकदम जो कहा जाता है वट एवर इज टोल्ड बाय द टीचर ऑल he has to do. Next, third line, or then at times I drooping sit and spend me an anxious or nor in my book can I take delight nor sit in learning wars. और then at times I drooping sit, drooping मतलब है कि वो चुपचाप एकदम सिर झुका करके बैठा हुआ होता है, यानी एकदम शांति से, सैडनेस के साथ, जैसे कि उसके शरीर में कोई जान ही नहीं हो, एकदम बेजान होके बैठा हुआ होता है। एंड स्पेंड मेनी एन एनॉक्सियस, और उसका पूरा टाइम एकदम एक एक क्षण जैसे मुश्किल से बीतता है, एक एक मोमेंट बहुत टिपिकली स्पेंड होता है कि कब पूरे पीरियड खत्म होंगे और हम कब घर जाएंगे। इस तरह से उसका एक एक मोमेंट बहुत ज़्यादा टिपिकल मतलब मुश्किल से कटता है। नार इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, उसे बुक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नार सिट इन लर्निंग बॉस, यानी कि वो जो बॉय है उसको बुक में मतलब स्टडी मटेरियल में ही हैज नॉट एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी मटेरियल, उसे कुछ भी पढ़ाई भी इंटरेस्ट नहीं है। जबकि अब तो पढ़ाई फिर भी बहुत अच्छे से होती है, अब तो बहुत लर्निंग बाय प्लेइंग करके प्री क्लासेस के बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले तो बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई की जाती थी। अब तो बहुत सारा इंटरटेनमेंट और एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाई होती है, लेकिन ये पहले के टाइम का पोएम लिखा गया जो ट्रेडिशनल होता था, उस समय ये सब कुछ नहीं होता था। वही स्कूल में करना है, वही घर में करना है, पूरे टाइम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इस तरह का होता था, कुछ भी चेंज नहीं होता था। तो नार इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता पढ़ाई में। नार सिट इन लर्निंग बॉस वोन थ्रू विद द ड्रेरी सोर्स, यानी वो पूरी तरह से एकदम सैडनेस के ही सैडनेस छाया हुआ उसके माइंड में, वो एकदम मतलब पूरी तरह से वो सैड मूड में है, बिल्कुल भी उसका जरा भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता पढ़ाई में। हाउ कैन द वर्ड दैट अ बोर्न फॉर जॉय, और वो चाइल्ड ऐसा सोचता है कि वर्ड कितनी लकी है, यानी वर्ड जो पैदा हुई है इस दुनिया में वो जॉय के लिए हुई है, यानी उसकी लाइफ में जॉय ही जॉय है। सिट इन अ केज एंड सिंग, जो ऑल टाइम सिट इन द केज एंड सिंग, वो पूरे टाइम पिंजड़े में बैठी रहती है फिर भी वो गाती रहती है, यानी वो हैप्पीनेस फील करती है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय droop his tender wing and forget his youthful spring. How can a child when fears annoy, वो जो बच्चा है वो fearful यानी डरा हुआ है, annoy यानी उसके थोड़ा सा angry भी है, गुस्सा है, क्योंकि उसे वो सारी चीजें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। But droop his tender wing and forget his youthful spring, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि बच्चों को हम यदि ये समझ रहे हैं कि अभी तो चलो ये बच्चा है, इसको खेलने का टाइम है, लेकिन वो फिर कब समझेगा, उसके समझने का टाइम धीरे धीरे निकल जाएगा, क्योंकि जब वो चाइल्डहुड स्टेज में होता है तो वो हिज कंडीशन बस लाइक अ क्ले, वो एक क्ले की तरह होता है, जैसा हम उसको फॉर्म देंगे, जैसा उसको फ्रेम करेंगे वो वैसा ही उसका आगे का स्ट्रक्चर भी बनेगा। तो यहाँ पे इसीलिए विलियम ब्लैक ने ये बताया है कि ड्रूप इज टेंडर विंग, उनके जब जैसे कि टेंडर मीन्स सॉफ्ट, विंग यानी पंखे, कोई वर्ड है उसके सॉफ्ट वाले जो विंग्स हैं, यदि उसको हम कट कर देंगे, कट आउट कर देंगे तो वो आगे कैसे फ्लाइंग करेगी। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो इसी तरह इन द सेम वे इफ वी डू नॉट पे अटेंशन टुवर्ड्स द चाइल्ड, यदि चाइल्ड की तरफ हमारा कोई अटेंशन नहीं है तो उनका जो यूथफुल होगा वो अच्छा नहीं होगा, यानी जो उनका आगे का टाइम होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जैसे कि यदि हम किसी भी प्लांट को इसकी बर्ड्स को पहले ही कट आउट करके बाहर कर दें तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं आएगी तो उसमें
फ्रूट नहीं लगेंगे तो शीट नहीं लगेंगे, इस तरह से आगे उसका डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। एंड फॉरगेट इज यूथफुल स्प्रिंग, तो यूथफुल स्प्रिंग से मतलब है कि स्प्रिंग सीजन जो होता है वो एक कलरफुल यानी ब्लूमिंग सीजन होता है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावरिंग होती है। तो फ्लावरिंग से मतलब है कि उसका जो यूथफुल स्टेज जो कि बहुत प्लीजेंट होने वाला है वो कैसे होगा। यदि उसको चाइल्डहुड स्टेज में उसको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी गई तो उसके आगे का जो पीरियड ऑफ टाइम होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। O father and mother, if buds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in springing day by sorrow and chaos dismay। यहाँ पे विलियम ब्लैक जो पोएट है उन्होंने पेरेंट्स को एड्रेस किया है कि ओ फादर एंड मदर यानी ओ पेरेंट्स, इफ बर्ड्स आर निप्ड, यदि बर्ड मीन्स होती है कली, निप्ड यानी कट आउट यानी रिमूव, यदि हम उसे चॉप्ड आउट कर देंगे किसी भी पेड़ की बर्ड को यानी कली को ही अलग कर देंगे तो एंड ब्लॉजम्स ब्लॉन अवे, तो उसमें फ्लावर कैसे आएंगे। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सॉरो एंड केओस डिस्मे, तो इसी तरह की यदि टेंडर मीन्स सॉफ्ट यानी सॉफ्ट वाला पार्ट यानी स्टेम उसका सॉफ्ट वाला किसी भी प्लांट का जो स्टेम है वो सॉफ्ट वाला पहले से उसे हम कट कर देंगे तो उसका जो जुआ है वो खत्म हो जाएगा। स्प्रिंगिंग डे नहीं, स्प्रिंग सीजन आएगा ही नहीं, पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाय सॉरो केयर्स एंड डिसमे, और उसकी लाइफ में सॉरो ही सॉरो रहेगा, हैप्पीनेस नहीं रहेगा। इसी तरह चाइल्ड को एक प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है। यदि पेरेंट्स उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वो उनमें बिल्कुल भी किसी तरह का डेवलपमेंट एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा और वो पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसमें आगे हम बिल्कुल भी इमेजिन ही नहीं कर सकते उनके डेवलपमेंट का। इसलिए प्रॉपर गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस तरह से कि कोई भी मतलब उसकी प्री स्टेज में ही उसको यदि अच्छे से हमने देखभाल कर दी है तो उसका जो आगे का टाइम होगा वो गोल्डन होगा। How shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? How shall the summer arise in joy? Summer morning जो कि बहुत प्लीजेंट होती है, फुल ऑफ जॉयनेस होती है। और द समर फ्रूट्स अपीयर, तो समर फ्रूट अपीयर होने के लिए उसमें क्या करना होगा, जब उसमें बहुत अच्छे से प्रॉपर लुक आफ्टर करेंगे, प्रॉपर अटेंशन करेंगे, तभी जाके उसमें फ्लावरिंग होगी और फ्रूट्स अपीयर होंगे। तो इसमें यही कहने का मतलब है, पेरेंट्स को एड्रेस किया गया कि वो फादर एंड मदर यानी वो पेरेंट्स अपने बच्चे को एक मतलब आगे बढ़ने से पहले ही यानी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले उसे प्री स्टेज में ही इसे प्रॉपर गाइडलाइन दी जानी चाहिए। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक्स।